हेलो दोस्तों, जैसा कि हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमने नोट्स अच्छे से कवर कर लिए हैं एंड उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग कवर करेंगे। ये एक्सक्लूसिव एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से ही लिया गया है। आप जैसे ही इनको पढ़ोगे, अच्छे से देखोगे, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही लगने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वन शॉट इस चैप्टर का वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, जिसमें कम्प्लीटली हम लोग एनसीईआरटी को ही रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी को ही सीखेंगे। ओके, तो वो मैं आपको एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करूंगा एक सिंगल वीडियो के अंदर, जिसमें पूरा फर्स्ट चैप्टर अपना आ जाएगा। ओके, तो आज तो जो हमने पढ़ा था उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और ये क्वेश्चन बेटा याद रखना, एक्सक्लूसिव एनसीईआरटी से है ना, कंप्लीटली एनसीईआरटी से ये सारे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन बेटा जी, नॉर्मल सी बात है, आपने फर्स्ट पैरा के अंदर ये चीज़ें पढ़ी होगी कि एक जीव की जीवन यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है वो किस चीज़ को प्रदर्शित करता है बेटा, याद रखना, उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पेन को, है ना। लाइफ स्पेन को वो रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जीवन अवधि को वो प्रदर्शित करता है। क्लियर है? किसको वो प्रदर्शित करता है बेटा? जीवन अवधि को प्रदर्शित करता है। क्लियर है? किसके अतिरिक्त कोई भी जीव अमर नहीं है। यह लाइन एज इट इज अपनी एनसीईआरटी में दे रखा है कि एक कोशिकीय जीव के अलावा कोई भी जीव अमर नहीं है। इसका रीजन भी उन्होंने पूछा था अपनी एनसीईआरटी के अंदर। तो उसका मोस्टली जो रीजन होता है, आपको पता है, ये कोई एक कोशिकीय जीव है, जब ये मर रहा होता है तो ये अपनी कोशिका को विभाजित कर देता है, डिवाइड कर देता है, इसलिए फिर वो नई कोशिका के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, यानी ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, ध्यान से पढ़ना, सही का चुनाव करो। यहां पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। देखो, जीवों की जीवन अवधि आवश्यक रूप से उनके आकार से संबंधित होती है, नहीं होती बेटा, आकार से संबंधित नहीं होती एक्चुअली। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था, देखो सेकंड स्टेटमेंट में देखा, देखो तोता और कौवा की बात करते हैं। देखो, तोता की जो लाइफ स्पेन होता है वो कितने होता है? 140 होता है, और कौवा की जो होता है वो 15 ईयर होता है ना, 140 और 15 ईयर। अब दोनों का आकार में तो ज्यादा परिवर्तन नहीं है, इसलिए याद रखना ये आकार पे डिपेंड नहीं करता, आकार से संबंधित नहीं है। हालांकि पहले में तो बोल रखा कि आकार से संबंधित होती है, इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते, तोता और कौवा का आकार में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल, इसलिए इनकी जीवन अवधि लगभग समान होती है। अरे नहीं भाई, कहाँ समान हो रही है? देखो कितना तो डिफरेंस है दोनों के अंदर, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, है ना। एक पीपल वृक्ष की जीवन अवधि आम के वृक्ष की तुलना में अपेक्षाकृत छोटी होती है। अरे नहीं भैया, बड़ी होती है। पीपल के वृक्ष की जीवन अवधि जो होता है वो आम के वृक्ष की जीवन अवधि की तुलना में ज्यादा होती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। जनन जो होता है वो पृथ्वी पर जातियों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ऑब्वियसली बात है, ये स्पीसीज को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। जनरेशन टू जनरेशन उसकी जो स्पीसीज होती है, उसका जो वंश होता है, उसको बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की बेटा हम लोग बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो होता है वो जीवन अवधि के संदर्भ में सही है? देखो ध्यान से पढ़ना। बेनियन ट्री की बात करते हो, बेनियन ट्री की जो लाइफ स्पेन होता है वो होता है 300 से 500 ईयर होता है। कितना होता है बेटा, याद रखना, 300 से 500 ईयर होता है। पैरेट की बात करते हो 140 होता है। एलिफेंट की बात करें बेटा, एलिफेंट की होती है 75, क्रोकोडाइल की होता है 60, और क्रो यानी कौवा की होता है बेटा 15 साल। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिख रहा है वो मुझे करेक्ट लग रहा है। बेनियन ट्री के सबसे ज्यादा, उसके बाद पैरेट, उसके बाद एलिफेंट, देन क्रोकोडाइल, देन क्रो। तो मुझे तो पहला ही सही लग रहा है। देखो, इसमें पहले क्रो आ गया, गलत बात, इसके अंदर एलिफेंट आ गया पहले, गलत बात, ठीक है, क्रो इसमें आ गया, गलत बात। तो पहला जो स्टेटमेंट है वही राइट है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। अधिकतम जीवन अवधि वाले जीव का चुनाव कीजिए। कछुए की जो जीवन अवधि होती है वो 100 टू 150 ईयर होती है। घोड़ा जो होता है, घोड़ा, उसकी होती है बेटा जी 50 साल। कुत्ता जो होता है, डॉग, अगर डॉग की बात करें तो इसकी होती है ऑलमोस्ट 18 से 25 के बीच में होती है। ओके, फल मक्खी की बात करें, फ्रूट फ्लाई की बात करें तो इसकी होती है 1 मंथ। कितनी होती है? 1 मंथ। तो हमको पूछा है अधिकतम जीवन अवधि, तो अधिकतम इसके अंदर तो दे रखा है सिर्फ कछुआ की सबसे ज्यादा होगी। कछुए की जीवन अवधि होती है, ऑब्वियसली बात है, अभी हम लोगों ने देख लिया, 100 टू 150 ईयर होती है। जीव कैसे जनन करेगा? देखो एज इट इज ये अपनी एनसीईआरटी का फर्स्ट पैरा की लाइन है। जीव कैसे जनन करेगा, ये किस पर निर्भर करता है?
उसके आवास पर यानी हैबिटाट पर निर्भर करता है, उसके इंटरनल जो फिजियोलॉजी होती है उस पर डिपेंड करता है, उसकी जेनेटिकली स्ट्रक्चर होती है उस पर डिपेंड करता है, यानी कहने का मतलब सभी फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है, हमको गलत पूछा है। देखो ये करेक्ट एंड नॉन करेक्ट की बात करें तो बेटा पहले आप सत्य और असत्य को अंडरलाइन कर लिया करो कि इसमें एक्चुअली हमको पूछा क्या है। ओके, तो समस्त सजीव बहुगुणन और संतति उत्पन्न करने हेतु समान क्रियाविधि विकसित करते हैं। बेटा समान क्रियाविधि नहीं करते, हम तो डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म देखे थे, ठीक है, रिप्रोडक्शन की। तो ये तो गलत हो गया ना, हमको पूछा क्या है, असत्य पूछा है, ठीक है। बाकी आगे और पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन एक पैतृकीय होता है, सिंपल सी बात है, अलैंगिक जनन होता है वो एक पैतृकीय होता है। लैंगिक जनन जो होता है मोस्टली सामान्यतः कैसा होता है, द्विपैतृक होता है, ये भी सही है। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता, ये भी सही है। तो हमको यहाँ पर असत्य कथन पूछा, तो असत्य कथन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो है वो असत्य कथन हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया बेटा। तो 8 में कौन सा राइट हो गया, इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। देन हम लोग बात करते हैं क्लोन, 9th वाला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लोन के व्यक्तिगत सदस्य होते हैं, ध्यान समझना, क्लोन के व्यक्तिगत सदस्य होते हैं, ध्यान से देखना। अनुवांशिक रूप से समान परंतु बाह्य आकार की दृष्टि से भिन्न नहीं भैया। देखो क्लोन जो होते हैं वो अपने पेरेंट के इक्वल होते हैं, चाहे वो अनुवांशिक हो या फिर वो आकारिकी हो, यानी वो जेनेटिकली हो चाहे वो मॉर्फोलॉजिकली हो, वो अपने पैतृक से सिमिलरिटी शो करता है, एज इट इज सेम होता है बेटा जी। सेकंड थिंग बात करते हैं, बाह्य आकारिकी रूप से तो समान लेकिन अनुवांशिक के भिन्न, यह भी गलत हो गया। बाह्य आकारिकी तथा अनुवांशिक की दृष्टि से समान, यस बिल्कुल, वो उसके मॉर्फोलॉजिकली भी इक्वल होता है यानी सिमिलर होता है, और उसके जेनेटिकली भी वो कैसा होता है, सिमिलर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन की बात करते हो तो बेटा ध्यान समझना, क्लोन किसका उत्पाद है, किसका प्रोडक्ट है। तो नॉर्मली हम जो क्लोन पढ़ते हैं वो अलैंगिक जनन का ही प्रोडक्ट है, अलैंगिक जनन को ही हम लोग मोस्टली क्लोन बोलते हैं क्योंकि ये एज इट इज अपने पैतृक के समान होता है। अलैंगिक जनन सामान्य होता है केवल एक कोशिकीय के जीवों में, केवल पादपों में, एक कोशिकीय के जीव पादप समस्त जंतुओं में नहीं भैया, समस्त जंतुओं में थोड़ा ना होता है, एक कोशिकीय के जीवों में होता है, बिल्कुल सही बात है, प्लांट्स में होता है। और अगर जंतुओं की बात करें तो सरल संगठन वाले जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले जो एनिमल होते हैं, लोअर एनिमल्स जो होते हैं, उन्हीं के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो गया। मोनेरा की बात करते हैं बेटा, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा एंड यूग्लिना, इनके अंदर अलैंगिक जनन कौन से मेथड के द्वारा होता है, कौन से मेथड के द्वारा होता है। तो 12वां क्वेश्चन का राइट आंसर होता है, आपने पढ़ा होगा जब मैंने आपको बाइनरी फ्यूजन पढ़ाया था, है ना, बाइनरी फ्यूजन मैंने जब आपको पढ़ाया था तो बेटा याद रखना, इसके अंदर मैंने कुछ बैक्टीरिया के नाम लिए थे, प्रोटिस्टा के नाम लिए थे, ठीक है, जिसमें अमीबा के अंदर होता है, पैरामीशियम में होता है, यूग्लिना का नाम लिया था। ओके, तो इनके अंदर बेटा याद रखना बाइनरी फ्यूजन यानी कि द्विविभाजन के द्वारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। 13 क्वेश्चन की बेटा हम लोग बात करें तो कौन सा एक अलैंगिक जनन की विधि नहीं है। तो हमने तो काफ़ी सारे मेथड देखे थे जिसके अंदर मुकुलन था, स्तरण था, द्विविभाजन था, लेकिन बोना कई बच्चे तो इसको पहली बार सुन रहे होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड वाला, ठीक है, ये नहीं होता। अब देखिए डायग्राम हमारी NCERT से लिया गया है, ये किसका है, ईस्ट का है, ईस्ट का सेक्रोमाइसिस सेरेविसिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खमीर बोलते हैं। तो इसके अंदर जो जनन होता है किस प्रकार से होता है, देखो डायग्राम से हमको पता चला कि यहाँ पर एक बड का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है बेटा जी, यहाँ पर एक बड का निर्माण हो रहा है। ये बड आगे जाके इस पेरेंटल बॉडी से सेपरेट हो जाएगी और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो बड को क्या बोलते हैं हम लोग, मुकुलन बोलते हैं। क्लियर है। तो 14 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन की बात करते हैं, जंतु और दूसरे सरल संगठन वाले जीवों में एक पैतृकीय जनन। देखो एक पैतृकीय जनन यानी जिसके अंदर एक ही पेरेंटल यूज होता है वो क्या करता है, अलैंगिक जनन करता है, अलैंगिक जनन करता है। और पादपों के अंदर बेटा हम लोग बोलते हैं जनन को क्या बोलते हैं, कायिक जनन। क्या बोलते हैं, पादपों के अंदर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक जनन बोलते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम इसको बोलते हैं। तो अलैंगिक एंड कायिक, इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कायिक प्रवर्ध नहीं है,
कौन सा कायिक प्रवर्ध नहीं है? तो काफी सारे हमने देखे थे, जैसे प्रकंद अंतःभूस्तारी है, ऑब्वियस सी बात है। कंद और भूस्तारिका है, ऑब्वियस सी बात है। पत्र प्रकलिका, जिसमें अगेव का एग्जाम्पल दे रखा है। पर्णकलिका दे रखा है, शल्ककंद दे रखा है, ये भी उसके वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जाम्पल्स है। बट पुमणु, अरे ये तो बेटा जी मेल गेमिट हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, जो कि नहीं है। निम्नलिखित चित्र में दी गई अलैंगिक जननिक संरचना दे रखा है, ए से डी को पहचाना है। ए वाला तो आपको ये देखो सिंगल स्ट्रक्चर दे रखा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जूस्पोर। याद करो कुछ ऐसा क्लेमाइडोमोनास के अंदर होता है जूस्पोर। ये सारे मैंने बताए हैं, जो कैसा होता है? मोटाइल होता है। बताया था मैंने, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला प्रेजेंट है बेटा जी, फ्लैजिला प्रेजेंट है। देखो यहाँ पर देखो जूस्पोर, एक होता है एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, और ये जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। तो जूस्पोर करेक्ट आ रहा है। जूस्पोर ये तो नहीं है, जूस्पोर ठीक है, तो सेकंड और थर्ड वाला मैच कर रहा है। अगर बी की बात करें तो देखो पेनिसिलियम के अंदर हमने देखा था नीचे तो होता है कोनिडियोस्पोरेंजियम। तो कोनिडियोस्पोरेंजियम से क्या निकलते हैं? कोनिडिया निकलते हैं। तो ये क्या है? कोनिडिया है। ये क्या? कोनिडिया। तो ये तो गलत हो गया, ये कोनिडिया हो गया, तो सेकंड वाला राइट है। अच्छा, हाइड्रा के अंदर आप देखते हो बर्ड का निर्माण होता है, बिल्कुल सही बात है। डी वाला किसका है? गैम्यूल का एग्जांपल है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड वाला आंसर इसका राइट हो गया। निम्नलिखित चित्रों का परीक्षण कीजिए और ए से डी तक के विकल्पों में उस सही विकल्प का चुनाव कीजिए जिसमें चारों अवयव ABCD सही पहचाने गए हैं। बात करते हैं, देखो सिंपल सा है। ए वाला आपको दिख रहा है ट्यूबर, काफी इजी है, ट्यूबर ट्यूबर ट्यूबर, यानी कि फर्स्ट ऑफ 4 आ रहा है। बी की बात करते हैं तो इसको हम लोग राइजोम बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा, राइजोम के एग्जाम्पल हमने देखा होगा, ठीक है, तो राइजोम हो गया, यानी ये भी करेक्ट आ रहा है। सी वाले की बात करते हैं, इसको अगेव जिसको बोलते हैं बल्बिल, याद करो कुछ ऐसा, बल्ब नहीं होता, बल्बिल जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ब्राई फिल्म के अंदर तो बेटा आपको पता है क्या होता है? लीफ बड यहाँ से निकलती है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एग्जाम्पल्स है। तो फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो गया, करेक्ट है बच्चों। ओके, नेक्स्ट 19 क्वेश्चन की बात करते हैं। एक देखो यहाँ पर कुछ प्लांट्स के बारे में दे रखा है, ये प्लांट्स के नाम दे रखे हैं, ओके, और उसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट स्टेटमेंट दे रखा है कि यह पादप भारत में अपने सुंदर फूलों और पत्तियों की आकारिकी के कारण स्थापित किया गया था। ठीक बात है भाई, यह पादप उम्दा दर से यानी कि रैपिडली फास्टली कायिक प्रजनन करता है, इसलिए यह कुछ ही समय में संपूर्ण जल की सतह पर फैल जाता है। ओके, इन पादपों से छुटकारा पाना अत्यंत मुश्किल होता है। आपने सुना होगा बंगाल का अकाल, ठीक है, बंगाल का अकाल, जिसके अंदर हुआ ये कि बाहर से एक पुष्प या फिर ऐसे मानो बाहर से एक पादप लाया गया था जिसके पुष्प काफी सुंदर थे और ये पानी की सतह पर रैपिडली एंड फास्टली फैल रहे थे, जिससे मछलियां जो हो रही थी उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वो मर रही थी। बंगाल का आतंक के नाम से फेमस था। किसके द्वारा था? वाटर हायासिंथ के द्वारा था, जलकुंभी जिसको बोलते हैं वाटर हायासिंथ। याद आया बेटा जी? चलिए, लोअर क्लासेस के अंदर भी हम लोग ये पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है बेटा जी? इसको अंडरलाइन कर लेना। असत्य कथन के बारे में पूछा है। तो अलैंगिक जनन लैंगिक जनन की तुलना में सरल होता है। नहीं भैया, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन की तुलना में सरल होता है। हाँ, करेक्ट बात है, क्योंकि अलैंगिक जनन होता है ना वो तो सिंपल होता है और लैंगिक जनन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें काफी सारे इवेंट्स आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। अपन को पूछा क्या? असत्य पूछा है, ध्यान से। अलैंगिक जनन विभाजन, मुकुलन, विखंडन द्वारा होता है, ये भी करेक्ट बात है। अधिकांश जंतुओं में अलैंगिक और लैंगिक दोनों विधियों के द्वारा जनन होता है। नहीं बेटा जी, अधिकांश जंतुओं में नहीं होता, कुछ ही जंतुओं में होता है, तो ये तो गलत हो गया। कायिक और लैंगिक जनन उच्च पादपों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स के अंदर बेटा जी कायिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। तो गलत पूछा है, तो गलत कौन सा हो गया? थर्ड वाला गलत हो गया, ठीक है। तो 20 में क्या आ गया? थर्ड आ गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की बेटा जी ध्यान से पढ़ना, काफी बड़ा क्वेश्चन है। कुछ जीव अलैंगिक या लैंगिक जनन करने में योग्य होते हैं। अनुकूल परिस्थिति में तो वो जनन करते हैं कौन सा? अलैंगिक, यानी कि फेवरेबल कंडीशन के अंदर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जब परिस्थितियां अधिक तनावपूर्ण होती है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो जनन कैसा करते हैं? वो लैंगिक यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब ध्यान से समझना, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लैंगिक जनन सरल होता है, गलत बात, कॉम्प्लेक्स होता है ना लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में दो पृथक जीवों की आवश्यकता होती है जो कि तनावपूर्ण स्थिति के दौरान एक दूसरे को पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को पोषण प्रदान करते हैं। गलत बात है, पोषण प्रदान कहाँ करते हैं बेटा जी? है ना, ऐसा थोड़ा ना है कि वो एक दूसरे के पास आएंगे और एक दूसरे को खाना खिलाएंगे, गलत बात है ना। ओके,
लैंगिक जनन गुणसूत्रों के पुनः संयोजन से नए संयोजन युक्त सजीव उत्पन्न करता है और वेरिएशन बढ़ाता है, विविधता लाता है। बिल्कुल बेटा जी, थर्ड वाला राइट है, बिकॉज आपको पता है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेरिएशन लाता है बेटा जी, है ना। और अलैंगिक जनन में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नहीं भैया, एनर्जी कम से कम लगती है अलैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो 21 में कौन सा आ जाएगा? थर्ड वाला। क्लोन प्राप्त करने का सबसे तेज तरीका, सबसे रैपिडली बात करें तो आपको पता है क्लोन प्राप्त करने का सबसे फास्ट तरीका क्या होता है? कायिक जनन। ठीक है, पौधे को तोड़ो, टहनी को तोड़ के लगा दो, ये लो हो गया कायिक जनन। क्लोन ही तो बन रहा है, उसका सिमिलर सा यानी सेम प्लांट लग जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कायिक जनन के द्वारा संवर्धित किया जाता है? देखो, आलू कायिक जनन के द्वारा होता है, गन्ना भी होता है, केला अदरक भी होता है, डहेलिया गुलाब भी होता है, यानी ऑल ऑफ दीज। फोर्थ इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है बेटा जी? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। आलू, अदरक और केला, इनमें नए पादपों की उत्पत्ति का स्थल होता है, यानी इनके द्वारा नए पादप कहाँ से लगते हैं? तो आपने पढ़ा है, मैंने भी आप लोगों को पढ़ाया है कि जो इनकी पर्व संधियां होती है उनके द्वारा होता है। तो रूपांतरित तने की क्या होती है? पर्व संधियों के द्वारा इनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपागेशन होती है। बेटा क्या होती है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन होती है। आपने देखा होगा, बनाना हो गया, अदरक हो गया, आलू हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आंतरिक निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछ रहे हैं। किसमें होता है? मोस्टली कवकों में होता है, सरीसृप स्तनधारी के अंदर होता है, ब्रायोटेडो, जिनमो, एंजियो, यानी सभी प्लांट्स में होता है और सभी में। तो राइट आंसर हो गया फोर्थ, आंतरिक निषेचन सभी में होता है। निम्नलिखित सजीवों पर विचार कीजिए। एक्सक्लूसिव एनसीईआरटी है, इससे बाहर कुछ नहीं है। आपने एनसीईआरटी में एक लाइन पढ़ा होगा, रोटी फर्स्ट, टर्की, मधुमक्खी और कुछ छिपकलियां जो कि अनिषेक जनन पाया जाता है। तो इसमें पूछा है कि कौन कौन से में पाया जा रहा है अनिषेक जनन? रोटी फर्स्ट टर्की में होता है, कुछ छिपकलियां, मधुमक्खी सभी में होता है। ठीक है, इसने सभी दे दिया, तो ऑल ऑफ दीज आ गया आंसर। अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक निषेचन के लिए गलत पूछा है, असत्य पूछा है? असत्य है। नर युग्मक गतिशील होते हैं, करेक्ट है। नर युग्मक अगतिशील होते हैं, गलत है। नर युग्मक अधिक संख्या में बनते हैं, सही बात है। नर युग्मक कम संख्या में बनते हैं, गलत बात है। इसमें उत्पादित अंडों की संख्या 60 तक कमी होती है, ऑब्वियस सी बात है, सही बात है, क्योंकि हमको आंतरिक निषेचन के बारे में पूछा है तो ओवम कम रिलीज होते हैं ना। बीज या पादपों में अगतिशील नर युग्मक मादा युग्मक तक पराग नलिका के द्वारा पहुंचते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। वहां पर पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है। हमको पूछा गलत, एक तो सेकंड वाला गलत है और एक 4 वाला गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक असत्य है? हमको गलत पूछा यहां पर। तो लैंगिक जनन की तुलना में अलैंगिक जनन एक विस्तृत, जटिल और धीमी प्रक्रिया है, सही पूछा हमको, ध्यान समझना। लैंगिक जनन की तुलना में अलैंगिक जनन, अरे नहीं भैया गलत बोल दिया इसने, एज इट इज उल्टा बोल दिया। लैंगिक जनन की तुलना में अलैंगिक जनन थोड़ी ना होता है जटिल, लैंगिक जनन जटिल होता है, ये तो गलत हो गया। कॉकरोच जो होता है वो उभयलिंगी होता है, गलत बात है भैया। स्ट्रोबिलैंथस कुंजियाना, जिसको हम लोग नीला कुरंजी बोलते हैं, वो प्रत्येक वर्ष जून में पुष्पन करता है। प्रत्येक वर्ष थोड़ा ना करता है, ये तो अपने लाइफ में ही एक बार करता है भैया। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा ना, अपने लाइफ के अंदर ही ये तो एक बार पुष्पन करता है। सितंबर अक्टूबर के अंदर आपने पढ़ा होगा, ये केरल कर्नाटक इस दर का दे रखा था, अपने एनसीईआरटी के अंदर दे रखा, जो कि 12 वर्षों में सिर्फ एक बार करता है। खजूर और पपीता एक लिंगाश्री प्लांट होते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। निम्नलिखित में सही क्रम को चुनिए, ध्यान से देखना। सबसे पहले युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल सही बात। उसके बाद उनमें फ्यूजन होता है, फ्यूजन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है, जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियोजेनेसिस यानी भ्रूण परिवर्धन। तो मुझे तो पहला ही राइट लग रहा है, तो पहले करेक्ट हो गया फिर तो 29 के अंदर। ओके, और स्टेटमेंट देख लेते हैं। युग्मक जनन सलन, नहीं ये उल्टा लिख दिया, इसमें गलत हो गया, ये पहले गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट वाला इसमें राइट था। निम्नलिखित में से सही क्रम का चुनाव कीजिए। देखो, पहले किशोर अवस्था, फिर जीर्णता, नहीं गलत हो गया, फिर जनन अवस्था आती है ना, जीर्णता तो लास्ट में आती है। किशोर अवस्था, जनन अवस्था, फिर जीर्णता, ठीक है, तो ये वाला करेक्ट है, सेकंड वाला। जनन अवस्था फिर किशोर अवस्था, नहीं ये उल्टा लिख दिया, ये गलत हो गया। कायिक अवस्था आती है, ठीक है, उसके बाद जनन अवस्था, उसके बाद जीर्णता अवस्था, तो ये भी करेक्ट है। ये प्लांट्स के लिए हो गया, ये एनिमल के लिए हो गया, तो सेकंड और फोर राइट है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप स्पष्ट रूप से कायिक, जनन और जीर्णता अवस्था को प्रदर्शित नहीं करता है? यानी कि ऐसा कौन से प्लांट्स है, कौन से पादप है जिनके अंदर स्पष्टली तीनों फेज देखने को मिलते हैं? ठीक है, कायिक,
अवस्था भी देखने को मिली, रिप्रोडक्टिव फेज भी देखने को मिली, सेंसेशन फेज भी देखने को मिली। बहुवर्षीय पादप, अच्छा प्रदर्शित नहीं करता है पूछा हमको, तो बहुवर्षीय पादप के अंदर हमको क्लियरली नजर नहीं आता है। ओके, एक वर्षीय पादप और द्विवर्षीय पादप के अंदर हम करेक्टली ये देख सकते हैं, बट बहुवर्षीय पादप के अंदर ये एग्जैक्टली हमको देखने को नहीं मिलता है। क्लियर हो गया, ये एग्जैक्टली हमको देखने को नहीं मिलता है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पादप असामान्य पुष्पन प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? असामान्य, असामान्य मतलब कि आपको वहां पे नॉर्मल पुष्पन ही देखने को मिलेगा। आम और लीची में नॉर्मल मिल जाता है, आम मक्का में मिल जाता है, लीची मटर में मिल जाता है। बांस और स्ट्रोबिलेंथस की जातियां, बेटा जी इनके अंदर लाइफ में ही एक बार पुष्पन होता है, तो ये थोड़ा सा असामान्य रहता है। अब देखो कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, काफी बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक है, फोकस करते हुए पढ़ना। देखो ध्यान से देखना अच्छे से। बांस की जाति के पादप अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं। करेक्ट बात है। परिणाम स्वरूप एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न करते हैं और मर जाते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट है। पेन चेंज कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट कैसा है बेटा जी? करेक्ट है, ठीक है। प्राणियों की किशोर अवस्था की समाप्ति उनके प्रजनन व्यवहार के पूर्व उनकी शारीरिकी तथा आकारिकी के बदलाव से प्रकट होती है। ऑब्वियसली प्राणियों के अंदर आपको पता है जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं तो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं प्राणियों के अंदर। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। समस्त जीवों की जनन अवस्था समान अवधि की होती है ना, डिफरेंट अवधि की होती है बेटा, है ना। कुछ ज़्यादा जी रहा है, कुछ कम जी रहा है, ये गलत हो गया। किशोर अवस्था किसी जीव के जनन से लेकर जनन की परिपक्वता के मध्य वृद्धि का समय होता है, यह भी करेक्ट बात है, ठीक है। पादपों में किशोर अवस्था को कायिक अवस्था कहते हैं। ऑब्वियसली प्लांट्स के अंदर वहां पर हम लोग वेजिटेटिव फेज बोलते हैं उसको, है ना। तो ये भी बेटा जी करेक्ट है, यानी 5 वाला भी करेक्ट है। अब देखो ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है? थर्ड वाला इसमें गलत आ गया। तो 33 के अंदर थर्ड ऑप्शन इसके अंदर आ गया। तो बेटा हमने आज 33 क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप किए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन और है। ओके, तो बेटा जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था, हमारी जो क्लासेस होती है वो नून ऐप के ऊपर, बेटा जी नून ऐप के ऊपर डेली लाइव क्लासेस होती है ना, डेली हमारी लाइव क्लासेस होती है। इन क्लासेस का जो टाइम होता है वो 7 to 8 PM यानी कि इवनिंग के अंदर 7 से 8 बजे के बीच तक होता है। यहाँ पे मेरा जो सेशन चल रहा है वो क्लास 11th NCERT चल रहा है, क्लास 11th NCERT का चल रहा है। यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर 7 से 8 लाइव क्लासेस होती है। लाइव क्लासेस के साथ साथ बेटा आपको यहाँ पर हाई क्वालिटी वाले आपको अच्छा कंटेंट यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में एज ए PDF के फॉर्म में आपको मिलेगा, है ना। PDF के फॉर्म में आप लोगों को मिलेगा। अगर आपको किसी टॉपिक या किसी भी चैप्टर के अंदर किसी भी लाइन में कोई आप डाउट हो तो आप निसंदेह आप वो पूछ सकते हो। ओके, डायरेक्टली मुझसे आप बात कर सकते हो, डायरेक्टली मुझसे आप कमेंट के अंदर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इंडिया फर्स्ट सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोग जुड़ गए नून अकेडमी के अंदर। तो आप लोगों को भी ज्वाइन हो जाना है डेली क्लासेस के लिए। 11th NCERT का कंप्लीट सिलेबस बायोलॉजी का हम लोग वहां पर कंप्लीट करेंगे, है ना। बायोलॉजी हम लोग कंप्लीट करेंगे जो कि हिंदी मीडियम की रहने वाली है। तो आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, बाकी हम लोग मिलते हैं नून ऐप के ऊपर। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए गुड डे, टेक केयर।